नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। संजय राउत को कल पेश होने के लिए कहा गया। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने भेजा है समन। संजय राउत को ईडी ने भेजा समन। शिवसेना के संजय राउत को ईडी का समन। संजय राउत को कल पेश होने के लिए कहा गया। ईडी के सामने कल संजय राउत को पेश होना है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने यह समन भेजा है। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत और उन्हें ईडी ने समन भेजा है। जमीन घोटाला मामला है और जिस पर ईडी ने यह समन भेजा है। एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। एमएसएमई दिवस की उद्यमियों को बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। एमएसएमई नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प पूर्ति में बड़ी भूमिका, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एमएसएमई का एक बड़ा योगदान होगा 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में, इसकी पूर्ति के लिए। साथ ही पीएम की प्रेरणा से सरकार एमएसएमई के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। और यह ट्वीट की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि एमएसएमई दिवस की सभी उद्यमियों को हार्दिक बधाई। एमएसएमई नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन है, जो प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई के उत्थान हेतु कटिबद्ध है। और इसी बीच बीएसपी की सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है, जिसमें आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, और उन्होंने कल हुए लोकसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर यह ट्वीट किया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी के सबसे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने गुड्डू जमाली की दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा, इस बात को उन्होंने कहा। सभी कार्यकर्ता और नेताओं को संघर्ष जारी रखने के लिए कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संघर्ष यूं ही करते रहने की बात मायावती ने अपने ट्वीट में कही है। मायावती का कहना है कि जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा है, उसी जोश, उत्साह और संघर्ष के साथ हमें 2024 का चुनाव भी लड़ना है। और इसीलिए मायावती ने कहा कि यह संघर्ष यूं ही जारी रखना है, इसी जोश के साथ कार्य करते रहना है। चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना जरूरी है, ताकि 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। आपको बता दें कि आजमगढ़ से 3 मुख्य प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिनमें से बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और बीएसपी पार्टी की तरफ से गुड्डू जमाली थे। गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे। और ऐसे में बीएसपी का कहना है कि बड़े ही उत्साह और दिलेरी के साथ यह चुनाव लड़ा गया, ऐसे ही लड़ना है। अब खबर लखनऊ से है कि कमिश्नरेट में पुलिस अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले गए। एस चिनप्पा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन बनाए गए हैं। एसएम कासिम आबदी कार्यवाहक डीसीपी
उत्तरी बने हैं। प्राची सिंह कार्यवाहक पुलिस उपायुक्त पूर्वी बनाई गई। अपर्णा गौतम को यूपी 112 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सैयद अली अब्बास एडीसीपी पूर्वी पुलिस लाइन का भी प्रभारी और साथ ही अनिल यादव अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी बनाए गए। सुनील कुमार शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त बाजार खाला, विजय राज सिंह सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज बनाए गए। धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी सहायक पुलिस आयुक्त मोहन लालगंज के बनाए गए। और जो तबादले किए गए उसकी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। जो आदेश जारी किया गया, लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, प्रशासनिक फेरबदल लगातार देखा जा रहा है, आज फिर से यह फेरबदल हुआ है। सिद्धार्थ, सुन पा रहे हैं मुझे? अब खबर कोरोना को लेकर है कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच चुकी है। अगर देश में बीते 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 17,073 हो गए हैं, यानी कि जो नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो गई है और 15,208 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि अभी भी रिकवरी रेट कम है। जहां संक्रमित होने वालों की संख्या 17,000 के पार है तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या 15,000 के पार है, यानी कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों के बीच का अंतर है। इस आंकड़े में 2,000 अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं जबकि कम लोग ठीक हो रहे हैं। देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 94,420 हो चुकी है। 0.22% रिकवरी रेट है और संक्रमण रेट 98.57 है, यानी कि एक्टिव केस की संख्या 0.22% और रिकवरी रेट 98.57 है और संक्रमण दर 5.62। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन विपक्ष अभी भी इस योजना को नकारने में लगा हुआ है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन के दोनों सदनों में इस योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस योजना को नकारते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस तो नहीं लेगी, लेकिन जो अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र इस योजना का विरोध कर रहे हैं उन पर सरकार ने मुकदमा किया है, उस मुकदमे को जल्द वापस ले लेना चाहिए। तो जहां केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना अग्निपथ का लगातार विरोध किया जा रहा है, आज बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह अग्निपथ को लेकर विरोध देखा गया, जहां विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया और सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही इस प्रदर्शन में छात्रों पर जिन पर मुकदमा हुआ है उनसे मुकदमा लेने को लेकर भी मांग की गई है कि उनसे वो मुकदमा वापस लिया जाए। जो लड़का बिहार के है, देश के है, जो जेल में है, FIR हुआ है, उसको वापस ले। हम लोग जान रहे हैं कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। जो लड़का जेल में FIR हो गया उसको तो छोड़े, इसके लिए हम लोग हाउस से बाहर अभी तक सब। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन चलाते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अग्निपथ योजना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। पीछे आ जाओ। अग्निपथ कानून वापस लो। धरने बैठा हूं यार, पता कर लो। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 2 बहनों की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है, जिसे फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया। वहीं परिवार के 6 अन्य बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर जिलाधिकारी ने जांच के लिए सीओ और एसडीएम को भेज दिया है। फूड पॉइजनिंग का मामला है, जहां 2 बहनों की मौत हो गई है और उनकी मां की तबीयत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसको फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि घर में और जो बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए, उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसी के साथ अधिकारियों को जांच करने के लिए भेजा गया और जहां अधिकारी जांच करने में जुटे हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही अपने तेवर दिखाते हुए यह संकेत दे दिया था कि इस बार छोटे सत्र के दौरान भी अग्निपथ जैसे मामलों को लेकर विपक्ष बेहद आक्रामक रहने वाला है। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन, पोर्टिको और विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष इस मामले पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जब कार्य स्थगन का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो विपक्ष वेल में आकर काफी देर तक सदन में हंगामा करता रहा। इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक सवाल का जवाब भी सरकार की तरफ से कराया गया, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था। हद तो तब हो गई जब विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की है। और आपने इनको विशेष सुविधा दी, आपने इनको माननीय असल पटना में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही तमाम विपक्षी दलों ने अग्निपथ के विरोध में विधानसभा में प्रोटेस्ट किया और कहा कि सेना को बीजेपी अपना गुलाम बनाना चाहती है, जो नहीं होने देंगे। आज विधानसभा में कटौती प्रस्ताव लाए और मांग करते हैं कि विधानसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। किसी ने कहा कि उनको हम अपने घर में चपरासी दे देंगे, अच्छा होगा। किसी ने ये अग्निपथ योजना जो पूरे देश के नौजवानों को बेकार, बेरोजगार, लाचार करने की जो योजना आई है, इसी को हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वापस करके इस देश के नौजवानों को रोजगार दे। इसी के लिए हम लोग इसको पथ योजना जो भारत सरकार ने लाई है, उस योजना को हम लोग समझते हैं कि ये योजना जो है
केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ क्रूर मजाक किया है। हम इस योजना का विरोध करने के लिए आज हाउस में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिए हैं और हाउस से हम चाहते हैं कि एक सर्वसम्मत प्रस्ताव जाए बिहार विधानसभा से पारित होकर के कि ये अग्निपथ योजना जो है केंद्र सरकार वापस ले। देश के युवाओं के साथ में, देश के युवाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया, तकलीफ में डाला, उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ हर जगह, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि 17 साल की नौकरी को 4 साल में बदला गया। 17 साल की नौकरी में उनको पेंशन मिल जाता था, पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। 9 महीने की ट्रेनिंग को 6 महीने तब्दील कर दिया गया और 1,20,000 नौकरी तो 2 साल का जो बैकलॉग उनको दे देना चाहिए था, वो ना दे करके नौकरी को ख़त्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं। 3 साल 4 साल से हमारा युवा बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का मेहनत कर रहा है। उसके मेहनत पर पानी फेरने का काम भारतीय सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो। अग्निपथ भर्ती योजना केंद्र सरकार वापस ले, मोदी सरकार होश में आवे और भारतीय सेना का मनोबल गिराना बंद करे, सेना को तहस नहस करना बंद करे और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। सेना का राजनीतिकरण नहीं चलेगा। ये भारतीय सेना का भाजपाईकरण, राजनीतिकरण नहीं चलेगा। सेना की तबाही हम नहीं सहेंगे। अग्निपथ बिहार में सीवान के नगर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर राकेश श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। वही घायल व्यक्ति को आनन फानन में सीवान के सदर अस्पताल लाया गया, जहां नाजुक स्थिति में देखते हुए डॉक्टर्स ने पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि राकेश श्रीवास्तव पर कई जमीन से जुड़े मुकदमे भी नगर थाने में दर्ज हैं। घटनास्थल पर एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, नगर थाना प्रभारी सारे पदाधिकारी लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं तुरंत घटनास्थल पर और पहचान करके, चिन्हित करके उस अपराधी को गिरफ्तार करने का काम करेंगे। बाकी सीवान जिला में आए दिन इधर औसतन प्रतिदिन गोली चल रहा है। बाकी जो अपराधी है उनको डर पैदा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आए दिन शहर में भी गोली मारने का काम कर रहा है और देहात में भी चढ़ के गोली मारने का काम कर रहा है। बाकी हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि समय रहते अगर जो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो अपराधी चरित्र के व्यक्ति है, उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सीवान से लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ से निकल जाएगा और निश्चित तौर पर सीवान बदनामी। बांदा जनपद के गलौली में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। गलौली में लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी खबर इंडिया वॉइस पर चलने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय उप जिलाधिकारी का लखनऊ मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया। बांदा इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। गलौली में लगातार हो रहा था अवैध खनन और इंडिया वॉइस ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। अवैध खनन की खबर को लेकर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर देखने के लिए मिला है, जहां अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, जिस तरह से जानकारी है कि इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जिला अधिकारी, जिस तरह से उप जिला अधिकारी के द्वारा यहाँ पर संलिप्तता बताई जा रही थी अवैध खनन पे, जिसको लेकर के जब इनके द्वारा जांच की गई थी तो कहीं ना कहीं इन्होंने खनन माफियाओं को क्लीन चिट दी थी। वहीं जब शासन से इसकी जांच की गई थी तो कहीं ना कहीं इस पर अवैध खनन पाया गया था। उसके आधार पर जब ये अपने इंडिया वॉइस चैनल पर ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई, उसके बाद सूबे के मुखिया ने इस मामले को संज्ञान में लिया
संज्ञान में लेते ही तत्काल उप जिला अधिकारी दिनेश सिंह का तबादला करते हुए यहाँ से तुरंत निदेशालय में अटैच कर दिया। बिल्कुल। आखिर अवैध खनन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? जी, अगर अभी वर्तमान में बात करें तो जिस तरह से सूबे के मुखिया के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग बंद कर दी जाएगी, उसको देखते हुए ओवरलोडिंग पे तो शिकंजा यहाँ पर कसा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो देर सवेर रात में कहीं ना कहीं ये जो छोटे भैया बालू माफिया हैं उनके द्वारा ओवरलोडिंग का काम अभी भी जारी बराबर है यहाँ पर। उप जिलाधिकारी के ट्रांसफर के बाद कितना फर्क पड़ेगा अवैध खनन पर, संदीप? जी, जिस तरह से आज उप जिलाधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो जिले के माफिया है उनमें कुछ न कुछ असर तो दिखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए जिले में अवैध खनन चल रहा है, उस पर अगर जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी से जब इस बारे में चर्चा की जाती है तो जिलाधिकारी जो है इस तरफ से इस मामले में साफ तौर से एकदम नकार देते हैं और पत्रकारों को एकदम अनभिज्ञ करके वहां से भगा देते हैं, ताकि उनका साफ सीधा कहना ये रहता है कि हमारा खनन अवैध खनन से कोई सरोकार नहीं, हम इस पक्ष में कुछ भी बयान देने को तैयार नहीं है। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां एक नाले के पास बिखरे मिले हैंड ग्रेनेड। बड़ी खबर अयोध्या से आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक नाले के पास बिखरे मिले हैंड ग्रेनेड। राम की नगरी से बड़ी खबर, एक नाले के पास बिखरे मिले हैं हैंड ग्रेनेड। स्थानीय युवक ने पुलिस को जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और साथ ही मिलिट्री भी मौके पर पहुंची है। इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मिलिट्री, इंटेलिजेंस की टीम। पेड़ों और झाड़ियों के बीच 18 हैंड ग्रेनेड पड़े हुए मिले। सेना के फायरिंग में छूटे करीब 1.5 दर्जन। हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। अयोध्या जनपद के कैंटोनमेंट एरिया का यह मामला। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से। एक नाले के पास हैंड ग्रेनेड पड़े हुए मिले, जिसके बाद सूचना दी गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, नाले के आसपास हैंड ग्रेनेड पड़े हुए मिले, क्या कुछ पूरी जानकारी है उनको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई हुई? इस तरीके से आपको बता दें कि ये मामला कैंटोनमेंट में आता है। न्यूली कुंड एक चौराहा है, उसी के पास एक पेड़ है, शंखाड़ी है, उसी के पास लगभग 15 या से 18 ग्रेनेड मिले हैं, जिन्हें प्रशासन ने इसको, एक व्यक्ति वहाँ के निवासी था वो देखा, उसके बाद प्रशासन को सूचित किया। उसके बाद आने के बाद इंटेलिजेंस, आर्मी और SST के जो है उनकी देखरेख में इसको डिस्पोज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो ग्रेनेड है ये कहां से आए हैं। शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।